नमस्कार दोस्तों, 18 मार्च 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक आर्टिकल जो पहला मैं इस पेज पे छोड़ रहा हूं वो है इंडिया की डेमोक्रेसी से रिलेटेड। काफ़ी फिलोसॉफिकल पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, कोई प्रॉपर कॉन्क्रीट आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक नहीं है। प्लस जो पॉइंट्स भी दे रखे हैं वो कुछ मसालेदार टाइप के नहीं है, तो आर्टिकल भी बोरिंग है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कुछ है और ना ही ये आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मसालेदार टाइप का है। कुल मिला के डेमोक्रेसी इंडिया की जा रही है, प्रेजेंट रूलिंग सरकार उल्टा सीधा काम कर रही है, सोसाइटी को पोलराइज कर रही है। इससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स मैं बना चुका हूँ। कल ही मैंने एक आर्टिकल बनाया जहाँ पे मैंने बताया कि राहुल गांधी जी क्यों खतरा है अभी भी बीजेपी के लिए। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स अक्सर कर डिस्कस करते रहते हैं, तो यहाँ पे इस आर्टिकल को छोड़ रहा हूँ। एक इंडिया और फिलीपींस के बीच में इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट साइन हुआ है, जहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इंडिया बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट फिलीपींस को बेचेगा और हो सकता है कि उस डिफेंस इक्विपमेंट में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी हो। और अगर फिलीपींस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदती है तो ना केवल फिलीपींस, वियतनाम, यूएई और भी बहुत सी कंट्रीज सामने आएंगी जो इस मिसाइल को इंडिया से खरीदना चाहेंगी। तो इससे इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस डिफेंस के फील्ड में कितनी बढ़ेगी, चाइना को इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या इंडिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है इस मिसाइल के दम पे, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर इमिग्रेशन कोनुंड्रम। देखिए, इमिग्रेशन को लेके जो बाइडेन का जो स्टांस है व्हेन कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, वो काफ़ी अलग है। आपको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राज के दौरान अमेरिका के अंदर बाहर के लोगों की एंट्री काफ़ी मुश्किल कर गई थी। तो इंडिया के लोगों को H1B वीज़ा लेने के लिए ज़्यादा कमाई करना ज़रूरी है। जो उनका साउदर्न बॉर्डर है मैक्सिको के साथ, वहाँ से जो माइनर्स और जो लोग आके यूएस के बॉर्डर में घुस जाते थे, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट दरवाजे बंद कर दिए थे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दीवार बना दो। जो बाइडेन उनके लिए चीज़ें थोड़ी रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते कुछ रेपरकशंस भी हैं, कुछ बैकलैश भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ हफ्तों में ये देखने को मिला है कि जो साउदर्न बॉर्डर है यूएसए का मैक्सिको के साथ, वहाँ बहुत सारे बच्चे एकदम से आके खड़े हो गए और उन बच्चों को यूएस की बॉर्डर फोर्स को अरेस्ट करके बंद करना पड़ा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस इशू को एड्रेस कर रहे थे कि भाई हम अमेरिका के अंदर बच्चों को या फिर बाकी देश के नागरिकों को घुसने नहीं देंगे, और जो बाइडेन यहाँ पे जो आप कह रहे हो रिलैक्स पड़ रहे हैं वन कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, उसके चलते हो ये सकता है कि यूएस में इलीगल इमिग्रेशन आने वाले समय में या अनवांटेड इमिग्रेशन आने वाले समय में बढ़ जाए, और ये जो बाइडेन के लिए पॉलिटिकली डिफीटिंग हो सकता है। तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। नेक्स्ट, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से रिलेटेड कुछ उल्टी सीधी खबरें सुनने में आ रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिन जिन लोगों को भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी गई है, उनके अंदर कुछ ब्लड क्लॉट्स डेवलप कर रहे हैं। हालांकि इन ब्लड क्लॉट्स के डेवलपमेंट होने का जो रेट है वो नॉर्मल ब्लड क्लॉट डेवलपमेंट होने के रेट से काफ़ी कम है। बट कहीं ना कहीं वैक्सीन्स के फील्ड में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ड्रग आप देते हो एक बीमार आदमी को, लेकिन वैक्सीन आप एक हेल्दी आदमी को भी देते हो। जब आपको आप बुखार हुआ, आपने पैरासीटामोल खा ली, तो आप बीमार थे तो आपने दवाई खाई। जब आप हेल्दी हो, आप देखिए बहुत प्रकार की वैक्सीन दी जाती हैं, पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, एचपीवी की वैक्सीन दी जाती है। दुनिया में अलग अलग प्रकार, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियोमाइलिटिस, वूपिंग कफ, अगर आप हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उठा के देखो, इतनी प्रकार की वैक्सीन दी जाती है, और ये वैक्सीन हेल्दी बच्चों को दी जाती है, हेल्दी इंडिविजुअल्स को दी जाती है। तो वैक्सीन का एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ये बात यहाँ पे निकल के आती है। और उसके बाद अगर इस प्रकार के ब्लड क्लॉट जैसे इंस्टेंस निकल के आएंगे तो कहीं ना कहीं एस्ट्राजेनेका के खिलाफ भी लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ एक और बात होगी कि इंडिया में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उठाए गए, उन पॉइंट्स को भी समझेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाले इस आर्टिकल को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, अलग से कोशिश करूंगा बात करने की। गांधी एंड रूट इन म्यांमार, यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है, बट फिर भी इस आर्टिकल को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिस ऑथर ने इस आर्टिकल को लिखा है वो डायरेक्टर है महात्मा गांधी सेंटर फॉर नॉन वायलेंस एंड पीस स्टडीज एट ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा। इनका क्या बोलना है? ऑथर साहब का ये बोलना है कि देखिए, म्यांमार में जो लोग हैं ना, वो गांधीयन पॉलिटिक्स को अपना रहे हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये गांधीयन पॉलिटिक्स है। यहाँ पे ऑंग सी की ज़्यादा बात नहीं की है, ना ही उनकी ज़्यादा तारीफ की ऑथर ने, बट लोगों की जो नॉन वायलेंट तरीके से रेवोल्यूशन करने की काबिलियत है उसकी तारीफ कर रहे हैं ऑथर। नेक्स्ट बात करते हैं लुकिंग बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को राजमोहन यूनिथिन जी ने लिखा है। ये एमपी हैं कसरगोड, केरला से। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि भैया, हमारे देश की सरकार का इस बजट में सिंपल स्टांस है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे।
लेकिन इंडिया के बैंक का प्राइवेटाइजेशन करके आप सारी परेशानियां सॉल्व नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते और पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की ग्रोथ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं यूनियन जी ने। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जितना ज़्यादा आप लोगों को इस चैनल के बारे में बताओगे उतना ही ज़्यादा मेरे इस चैनल को व्यूअरशिप मिलेगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए। ज्वाइन करके आप हेल्प कर सकते हो। एनसीईआरटी 6 से 12 की आपकी जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स की किताबें हैं वो मैंने कवर की हैं। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कहीं ना कहीं इसको रेफर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मैं बाकी जो लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। तो अब शुरू करते हैं। अलाइनिंग अ मिसाइल डील विद डेस्टिनेशन मनीला। अभी इसी महीने की शुरुआत में इंडिया और फिलीपींस ने एक इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट साइन किया है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट में क्या लिखा गया है? प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट। ऑब्वियस ही बात है, ये प्रोक्योरमेंट फिलीपींस करेगा। कहाँ से करेगा? इंडिया से करेगा, और इसके लिए फिलीपींस इंडिया को पेमेंट करेगा। इस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है, ये हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट, यानी इंडियन गवर्नमेंट सीधे सीधे फिलीपींस गवर्नमेंट को, मतलब बीच में कोई कंपनी नहीं होगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट मतलब गवर्नमेंट सीधे गवर्नमेंट को बेच रही है, बीच में कोई कंपनी नहीं आ रही। तो हो सकता है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो कि इंडिया की फ्लैगशिप मिसाइल है, इसको बेचा जाए किसे? फिलीपींस को। एज द सेक्रेटरी, फिलीपीन डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस पब्लिकली एक्नॉलेजेस द आर्किपेलाजिक कंट्री। आर्किपेलाजी मतलब फिलीपींस एक आर्किपेलाजो है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिए, हर शब्द का अपना मतलब है। फिलीपींस बहुत पहले से इंटेंशन दिखा रहा है इस मिसाइल को खरीदने को, और केवल फिलीपींस नहीं, वियतनाम और भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत लंबे समय से इंटेंशन दिखा रही हैं कि वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहती हैं। तो पहली बात तो इंडिया के लिए एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट डील है यहाँ पे। अगर हम इस प्रकार की मिसाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारा पैसा बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो ये कंट्रीज हैं जो इस मिसाइल को इंपोर्ट करना चाहती हैं, ये कंट्रीज बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टैंड ऑफ में इन्वॉल्व हैं चाइना के साथ। आप फिलीपींस की बात कर लो, आप वियतनाम की बात कर लो, ये सारी की सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं चाइना के बेलिजरेंट बिहेवियर से परेशान हैं। तो अपनी डिफेंस आर्किटेक्चर को स्ट्रांग करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल अपने यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहती हैं। लेकिन इस ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने से पहले चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। ये चैलेंजेस क्या हैं और इस ब्रह्मोस मिसाइल की काबिलियत क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट ब्रह्मोस मिसाइल में शुरू हुआ था लेट 1990s में। ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम एमपीओ माशिनोस्त्रोयानिया, जो कि रशियन नेम है तो शायद मैं ठीक तरीके से इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। इस एनपीओ माशिनोस्त्रोनिया को पहले बोला जाता था फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज एनपीओएम ऑफ रशिया। इन दोनों ने मिलकर ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बनाई है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जा सकती है मैक 2.8, यानी लगभग 3 गुना, लगभग 2.8 टाइम्स साउंड की स्पीड के इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है। इसका एक नया वर्जन आया है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये मिसाइल की रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक भी हो सकती है। और ये जो इसकी स्पीड है 3 गुना एट द स्पीड ऑफ साउंड, इससे होगा ये कि इतनी तेज उड़ती है ये ब्रह्मोस सरफेस टू एयर मिसाइल्स कि इनको न्यूट्रलाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। जो आपके वेपन्स और मिसाइल गाइडेड डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, वो मिसाइल गाइडेड डिफेंस सिस्टम इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल्स को टारगेट करके न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम ब्रह्मोस चाइनीज J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को, जो कि मैक 2 स्पीड से कम पे उड़ते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। यानी वो एयरक्राफ्ट जो कि मैक 2 स्पीड से कम पे उड़ रहे हैं, उनको ब्रह्मोस मिसाइल न्यूट्रलाइज कर सकती है। आगे आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर और R&D चल रही है। कोशिश की जा रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल में हाइपरसोनिक स्पीड्स लाई जाए, यानी मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड, यानी 5 गुने से भी ज़्यादा साउंड की स्पीड। दूसरा, इसकी रेंज को बढ़ा के 1500 किलोमीटर तक किया जाए। अभी इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, अभी ये हो नहीं पाया है। दिस इज द नेक्स्ट टारगेट व्हेन इट कम्स टू ब्रह्मोस मिसाइल। अगर आप बात करो तो ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल और लैंड वेरिएंट्स ऑलरेडी इंडियन नेवी ने 2005 में इंडेक्ट कर लिए और इंडियन आर्मी ने 2007 में इंडेक्ट कर लिए।
तो लैंड और नेवी वेरिएंट्स तो 2005 और 2007 में आ गए। इसका एयर लॉन्च्ड वेरिएंट सक्सेसफुली टेस्ट किया गया नवंबर 2017 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने सुखोई 30 हवाई जहाज पे। अब ब्रह्मोस मिसाइल तीनों मतलब डोमेन्स में अवेलेबल है, लैंड में भी, वाटर में भी, एयर में भी। ये जो एडवांस और पावरफुल कैपेबिलिटीज है ब्रह्मोस मिसाइल की, पहली बात तो ये इंडियन मिलिट्री की स्ट्रेंथ तो बढ़ाती ही हैं। एट द सेम टाइम दे आर हाईली डिजायरेबल प्रोडक्ट। देखिए आने वाले समय में कोई फुल फ्लेज्ड वॉर हो, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। चाइना और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये सब बहुत समझदार हैं कि भाई फुल फ्लेज्ड वॉर तो देखिए हो नहीं सकता। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ भी ये बात जानती है, इसलिए तो पाकिस्तान टेररिस्ट के थ्रू इंडिया पे अटैक करवाता है। अगर दम होती तो सीधे सीधे अटैक कर सकता था, नहीं कर सकता है, क्योंकि फुल फ्लेज्ड वॉर इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी नाउअडेज। बहुत डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेज होंगे उसके। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम लोग जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी अपने पास लेके आ रहे हैं उसको किसी वॉर के लिए बचा के ना रख के उसको एक्सपोर्ट करके अपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बढ़ाएं। और यही चीज़ बोली जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल के केस में। इस ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना, ये हमारी इंडियन आर्मी और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स लगभग 10 साल से सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन चाइना को नाराज़ करने वाली बातें अब बैकग्राउंड में चली गई, स्पेशली आफ्टर द LAC इम्ब्रोग्लियो, जो कि पिछले साल अप्रैल मई से चल रहा है। अगर हम लोग इस ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो टारगेट है कि हमें अब 2025 तक अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट्स $5 बिलियन तक लेके जाने हैं, वो शायद हम लेके जा पाए। केवल फिलीपींस ही नहीं, वियतनाम, इंडोनेशिया, UAE, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया है कि वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। अगर ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के पास पहुंचती है तो फिलीपींस कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर कर पाएगा, कहीं ना कहीं चाइना भी यहाँ पे कॉशियस हो जाएगा, कहीं ना कहीं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की सारी कंट्रीज इंडिया के साथ ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना पाएंगी। इससे इंडिया की पहली बात तो इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने के बाद पैसा आएगा। इंडिया की सॉफ्ट पावर तो वैसे ही बढ़ी हुई हो, इंडिया की हार्ड पावर भी बढ़ेगी। एक चाइना को मैसेज जाएगा कि भाई इंडो पैसिफिक के अंदर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी तक जो आपने हमको चुपचाप समझ रखा है। प्लस कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर के जो सिद्धांत है हमारी देश की सरकार का, उसको भी आगे बढ़ा रहा है। सरकार ने आत्मनिर्भर होने की बात की है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की बात की है। लेकिन अभी भी 2 रोड ब्लॉक्स है इंडिया के सामने अगर इंडिया को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करना है। पहला रोड ब्लॉक है काटसा एक्ट ऑफ USA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये काटसा एक्ट क्या बोलता है? काटसा एक्ट ये बोलता है कि अमेरिका के एडवर्सरी से अगर आप कोई मिसाइल सिस्टम या फिर कोई डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट करते हो जिसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, आप कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर एडवर्सरी कंट्री की हो, तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया पीछे पड़ा हुआ है रशिया के कि जल्दी से आप हमको डिलीवरी करो S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की। आपको पता ही है कि 2 कंट्रीज तुर्की और चाइना ये पहले ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद के इम्बाइब कर भी चुकी हैं अपने मिलिट्री के अंदर, और टर्की और चाइना के ऊपर काटसा एक्ट के अंदर सैंक्शंस लगाए भी हैं USA ने। क्यों? क्योंकि टर्की और चाइना ने रशिया से इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को खरीदता है, और ऑब्वियस सी बात है रशिया को काटसा एक्ट के अंदर USA एक एडवर्सरी मानता है। रशिया की जो कंपनी है ना NPO माशिनोस्ट्रेनिया, ये NPO माशिनोस्ट्रेनिया S-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। लगभग 65% ऑफ द कंपोनेंट्स इनफैक्ट ऑफ रामजेट इंजन रडार सीकर ये ब्रह्मोस के लिए भी NPO माशिनोस्ट्रेनिया बना रही। तो अब देखिए काटसा एक्ट के अंदर टर्की और चाइना के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुका है USA। क्यों? क्योंकि इन्होंने S-400 सिस्टम खरीदा है, हम भी S-400 सिस्टम खरीद रहे हैं रशिया से। हमारे ऊपर एक्ट सैंक्शंस लगेंगे या नहीं लगेंगे समय पे पता चलेगा, क्योंकि इंडिया इज अ बिग स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ USA, तो USA एक बार सैंक्शंस लगाने से पहले सोचेगा। अब बात आती है यहाँ पे ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस की अगर आप बात करो तो ब्रह्मोस के 65% जो कंपोनेंट्स है ना वो NPO माशिनोस्ट्रेनिया से आ रहे हैं। ब्रह्मोस का रामजेट इंजन, ब्रह्मोस का रडार स्पीकर, ये सब NPO माशिनोस्ट्रेनिया नाम की रशियन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ब्रह्मोस मिसाइल के 65% कंपोनेंट्स रशिया से आ रहे हैं और इस ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि भाई हो सकता है कि वियतनाम और आपका UAE, साउथ अफ्रीका और फिलीपींस जैसी कंट्रीज को ये लगे
कि भाई हम जो ब्रह्मोस मिसाइल इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें 65% कंपोनेंट्स रशिया के हैं, तो कहीं यूएसए हमारे ऊपर काटसा एक्ट के अंदर सैंक्शंस तो नहीं लगा देगा। तो अगर इन सैंक्शंस का डर रहता है तो ब्रह्मोस मिसाइल ज़्यादा नहीं बिकेंगी अगर इंडिया बेचना भी चाहे तो। अब यहाँ पे इंडिया की यूएस के साथ जो डिफेंस पार्टनरशिप और दोस्ती वाली रिलेशन है ये बहुत काम होने वाली है। यूएस ने बहुत लंबे समय से ये चीज़ क्लियर नहीं की है कि S-400 अगर इंडिया खरीदता है रशिया से तो क्या यूएस उसके ऊपर सैंक्शंस डालेगा। हालांकि इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया है कि S-400 सिस्टम्स हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दो बेलिजरेंट नेबर्स हैं पाकिस्तान और चाइना, तो ये हमें चाहिए ही चाहिए। इस बात में कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कल के डेट में इंडिया S-400 ले ले और यूएस कोई सैंक्शंस ना लगाए, क्योंकि इंडिया यूएस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। फिर AK 203 असॉल्ट राइफल भी हम रशिया के साथ मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर हो सकता है कि काटसा एक्ट के अंदर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस ना लगे। अगर इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को काटसा के वेवर से हटा देता है तो इसके से केवल इंडिया का फायदा नहीं है, यूएसए का भी फायदा है। देखिए यूएसए और चाइना भी स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे के साथ आप कह सकते हो कोल्ड वॉर वाली स्थिति में पहुंच रखे हैं, ठीक है। यूएसए को चाइना नहीं भा रहा, चाइना को यूएसए नहीं भा रहा। जो बाइडेन के बाद चीजें थोड़ी स्टेबलाइज हो गई, डोनाल्ड ट्रंप के समय पे तो बहुत हालात खराब थे। अगर इंडिया ब्रह्मोस भेजता है आसपास की एशियान कंट्रीज को तो इससे होगा क्या, इससे चाइना की ही पोजीशन कमजोर होती है। चाइना के जो इमीडिएट नेबर्स हैं साउथ चाइना सी में, जिनको चाइना डराता रहता है, धमकाता रहता है, उन नेबर्स के पास चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलने को होगा और वो चीज़ होगी ब्रह्मोस मिसाइल। तो इससे चाइना की स्टैंडिंग कमजोर पड़ती है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से चाइना की स्टैंडिंग कमजोर पड़ रही है तो यूएसए उसमें एग्जेम्पशन दे सकता है। यूएसए ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को इंडिया से एग्जेम्पशन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे चाइना को स्ट्रेटेजिकली काउंटर करने की बात की जा रही है। यहाँ पे बातें डिपेंड करेंगी इंडिया के डिप्लोमैट्स पे कि वो किस प्रकार से यूएस के डिप्लोमैट्स के साथ, यूएस के पॉलिटिकल हेड्स के साथ बातचीत करके इस चीज़ को लागू करवाते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट में। दूसरा पॉइंट है पैसा। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सस्ती नहीं आती। अगर आप एक रेजिमेंट खरीदो ब्रह्मोस मिसाइल का तो उसमें मोबाइल कमांड पोस्ट आएगा, 4 मोबाइल लॉन्चर व्हीकल्स आएंगे, बहुत सारे मिसाइल कैरियर्स आएंगे, 90 मिसाइल्स आएंगी। ये सब $275.77 मिलियन का आएगा, लगभग 2000 करोड़। अभी कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे कंट्रीज के पास इतने बड़े अमाउंट नहीं है, तो ब्रह्मोस मिसाइल इतनी महंगी खरीद पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इंडिया को भी बात पता है कि फिलीपींस के लिए इस कोविड-19 के समय पे इतनी महंगी मिसाइल खरीद पाना मुश्किल है, इसलिए इंडिया ने $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है कि ठीक है हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, आप मिसाइल खरीदना शुरू करो। कुल मिला के यहाँ पे फिलीपींस हो सकता है कि एक छोटा सा कंटिजेंट खरीदे ब्रह्मोस मिसाइल का, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेमवर्क सेटअप हो रहा है, एक बैकग्राउंड सेटअप हो रहा है। और आगे आने वाले समय में अगर कंट्रीज को पसंद आया और यूएस की तरफ से कोई भी सैंक्शंस नहीं आए तो हो सकता है कि मेजर स्केल पे ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया बेचना शुरू कर दे या एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, इमिग्रेशन कॉन्ड्रम। अब देखिए यहाँ पे जो बाइडेन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो भी उनका इमिग्रेशन को लेके स्टैंस है। मैं आपको बहुत बेसिक सेंस में बता दूं, हालांकि मैंने पहले करंट अफेयर्स में कवर किया। डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड था। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि यूएस के अंदर बाहर के लोग एंट्री मारे, चाहे वो इंडिया से आने वाले H-1B वीज़ा के लोग हों, चाहे यूएस के साउदर्न बॉर्डर से मैक्सिको से एंट्री मारने वाले लोग हों। ये दोनों प्रकार के लोग यूएसए के अंदर ना आए, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज को बदल रहे हैं। जो बाइडेन कहीं ना कहीं H-1B वीज़ा के थ्रू भी और यूएस के साउदर्न बॉर्डर के थ्रू भी ज़्यादा इमिग्रेशन अलाउ करने की एक पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पॉलिसी को कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा, तो अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे इसमें, अभी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं आई है। जो बाइडेन ने ऑफिस में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बनाए गए बहुत सारे नियम कानूनों को हटाया, लेकिन अभी के लिए जो बाइडेन के सामने इमिग्रेशन रिफॉर्म में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है? यूएस का जो साउदर्न बॉर्डर है वहाँ बहुत सारे माइनर बच्चे, और वो माइनर बच्चे जिनके साथ कोई भी एल्डर नहीं थे। आपको मैं ये बात बता दूं कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान, कोविड-19 के समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ अपने बॉर्डर ऑफिशियल से बोल दिया कि भाई साउदर्न बॉर्डर से कोई भी आ रहा हो, अनअकैम्पनीड माइनर्स को छोड़ के कोई भी इंसान आ रहा है उसको आप सीधे सीधे वापस भेज दीजिए। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप के समय की बात है। अभी क्या हुआ है कि ये जो मैक्सिको वाला बॉर्डर है, यूएस का साउदर्न बॉर्डर, यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम से पहुंच रहे हैं और लोग भी यहाँ पे शाणे हैं, वो अकेले भेज रहे हैं अपने बच्चों को। ये जो माइनर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 18 साल से कम की उम्र पे, उनको अकेले ही भेज दे रहे हैं वो। ठीक है, उनको पता है
कि बच्चे वहां पहुंचेंगे यूएस बॉर्डर पे तो यूएस की फोर्सेस गोलियां तो मारेंगी नहीं, इनको अरेस्ट कर लेंगी, यूएस के रिफ्यूजी कैंप्स में इन बच्चों को डाल दिया जाएगा, और यूएस के रिफ्यूजी कैंप्स मैक्सिको देश की कंडीशन से तो ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो ये एक नया तरीका ढूंढा है यूएस में अपने बच्चों को एंट्री मारने का। और कहीं ना कहीं मैक्सिको में एक ये भी सेंटीमेंट है कि जो बाइडेन के समय पे इन बच्चों को हो सकता है कि यूएस सिटीजनशिप जल्दी मिल जाए, इसलिए और बच्चे पहुंच रहे हैं साउदर्न बॉर्डर पे। लेकिन इससे यूएस के लोग नाराज हैं। यूएस के लोगों को लग रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन नेपाल से बहुत सारे लोग एकदम से एंट्री मारने लगेंगे तो हमको भी बड़ा अजीब लगेगा कि यार कोई भी घुसा चला आ रहा है। कुछ उसी प्रकार से यूएस के लोगों का भी सेंटीमेंट इस समय पे बन रहा है। रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों में 4000 माइनर बच्चर्स मिले हैं यूएस के साउदर्न बॉर्डर पे। ओके, देखिए क्या बोला जा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी Alexandro Mayorkas struck a grim note when he said that US was on the pace to encounter more individuals on the southwest border than we have in the last 20 years. मतलब हम जितनी तेजी से यूएस के साउदर्न बॉर्डर पे लोग पहुंच रहे हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं, 20 साल, पिछले 20 सालों में इतने नहीं आए जितने अभी आ रहे हैं। तो कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे ट्रम्प एरा का जो इमरजेंसी रूल है ना, कि अनअकैम्पनीड माइनर्स को छोड़ के जितने भी लोग यूएस के साउथ बॉर्डर पे पहुंचेंगे उनको वापस लौटा दो, उनका सुनने की भी जरूरत नहीं है। कुछ इस प्रकार के नियम कानूनों को इस समय पे भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मजबूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इतने लोगों को तो असाइलम में रखने की कैपेबिलिटी भी नहीं है यूएसए के पास, और इससे यूएसए के फंड्स पे और यूएसए की आप कह सकते हो कि फाइनेंसेस पे भी कहीं ना कहीं फर्क आएगा। अभी इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है किसके अगेंस्ट? बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। यूएस में जैसे इंडिया में राइट विंग और लेफ्ट विंग होता है ना, यूएस में भी राइट विंग और लेफ्ट विंग है। ठीक है, यूएस का राइट विंग क्या बोलता है? यूएस का राइट विंग ये बोलता है कि आप ज्यादा लोगों को यूएस के अंदर मत घुसेड़ो, ठीक है ना, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो देश के लोगों के लिए हैं, आप बाहर से लोगों को यूएस के अंदर मत आने दो। यूएस का लेफ्ट विंग क्या बोलता है कि आप इनफ नहीं कर रहे हो, अरे ये बच्चे ही हैं, कहीं ना कहीं इनको इंडिया के इनको जीने का हक है, तो इनको यूएस के अंदर एंट्री मारने की परमिशन दो। तो ये राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आपकी इस प्रकार से यूएस में भी चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो जो बाइडेन का व्यू है, बाइडेन का व्यू ये है कि भाई कुछ इस प्रकार के मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाएं जिससे बाहर के जो इमिग्रेंट्स यूएस के अंदर आए हैं उनको जल्दी सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जिन्होंने यूएस में एज चिल्ड्रन एंट्री मारी थी उनको यूएस की सिटीजनशिप मिले। एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो कि मैक्सिको के बॉर्डर से यूएस में अंदर आ गए उनको लीगल स्टेटस दिया जाए, इनको ड्रीमर्स की कैटेगरी में डाल के लीगल स्टेटस दिया जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इनको अपोज किया जाएगा क्योंकि आप इन इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएस की नागरिकता दे रहे हो। प्लस यहाँ पे एक और इशू सामने उठ के आ रहा है, एक और इशू है H1B वीजा का। अगर आप IIM से पास आउट हो, आपको न्यूयॉर्क में नौकरी मिली है एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप जाके यूएस में काम करोगे ना, आप H1B वीजा पे जाके काम करोगे। होता ये है कि हर साल यूएस में एक लॉटरी सिस्टम निकलता है, उस लॉटरी सिस्टम के चलते वो लोग जिनकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी है उनको यूएस का वीजा मिल जाता है वहां काम करने के लिए। फिर 8-10-15 साल बाद काम करने के बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाद में फाइनली यूएस की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका है। इस H1B वीजा की कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी स्ट्रांग कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स यूएस के अंदर आके काम करते हैं H1B वीजा पे, जो ज्यादातर इंडियन नेशनल्स हैं, इनकी मिनिमम पेमेंट का बार बढ़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहले अगर मान लो ये $40,000 कमाते थे साल के, तो अब कम से कम $70,000 कमाए। मैं बस आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये एंट्री मार पाएंगे यूएस के अंदर। तो इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी आपकी यूएसए की, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ठीक है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाली कंपनीज हो गई, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडियंस को एम्प्लॉय करती हैं अपने यहाँ। इंडियंस की एंट्री मुश्किल हो गई। फिर ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग, परमानेंट रेजिडेंसी नंबर्स, इन सब चीजों को भी डोनाल्ड ट्रंप ने काटने की कोशिश की। बाइडेन ने बोला है कि मैं जो इमिग्रेशन बिल लेके आऊंगा उसमें ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग और परमानेंट रेजिडेंसी नंबर 7 से 35% बढ़ा दूंगा। अब ये बाइडेन का बोलना है, इसको करने से पहले इनको एक ऐसा बिल कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराना पड़ेगा, सेनेट से पास कराना पड़ेगा, और ये पास कराना अपने आप में एक काफी मुश्किल काम है। ठीक है ना। फिर बाइडेन का जो प्रपोजल है ना, वो एक ब्रॉडर प्रपोजल है। वो क्या कर रहे हैं कि वो एक ऐसा इमिग्रेशन लेजिस्लेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, और 11 मिलियन मतलब 1,10,00,000, बहुत बड़ा नंबर है ये 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जिनको यूएस में रहते हुए 8 साल हो गए, इनको धीरे धीरे करके यूएस की नागरिकता दी जाएगी।
बॉर्डर पेट्रोल इन्फोर्समेंट के लिए टैक्स सिस्टम्स लगाए जाएंगे। इस प्रकार के प्रपोजल्स को लाने की बात कर रहे हैं जो बाइडेन, और ऑब्वियस सी बात है जो राइट विंग है आपका यूएसए का, वो इस प्रकार के प्रपोजल्स नहीं आने देगा। सिंपल सी बात है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों के इमोशंस पे खेला। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अमेरिका की नौकरी अमेरिकन के लिए है, कोई बाहर वाला आपकी नौकरी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। बाइडेन उल्टा कर रहे हैं, बाइडेन बोल रहे हैं कि नहीं भाई, बाहर से हम इमिग्रेशन अंदर लाने देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो तबका यूएसए का जो राइट विंग है, वो तबका यूएसए का जो कि चाहता है कि भाई यूएस के रिसोर्सेज यूएस के लोगों के पास रहें, ज्यादा इमिग्रेशन ना हो, वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बाइडेन के लिए नाराज होगा। और एक बहुत बड़ी चीज है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का एक टर्म बचा है एज अ प्रेसिडेंट। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यूएस का प्रेसिडेंट 2 टर्म्स के लिए रह सकता है। आप डोनाल्ड ट्रंप एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद हटा दिए गए, दूसरे टर्म के लिए वो फिर से कंटेस्ट कर सकते हैं। तो जो बाइडेन को यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी कि कहीं भैया 4 साल बाद जो इलेक्शन होगा उसमें वो फिर ना हार जाए, फिर कोई रिपब्लिकन कैंडिडेट ना आ जाए और फिर वो उल्टा काम ना करना शुरू कर दे जो बाइडेन कर रहे हैं उसको। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, बैराक ओबामा ने जो किया, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, उसको जो बाइडेन ने हटा दिया। अब ये ना हो जाए कि जो बाइडेन जो कर रहे हैं उसको अगला राष्ट्रपति हटा दे। ठीक है, तो इससे यूएस का जो आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग जो क्राइटेरिया है, डिसीजन मेकिंग जो पैटर्न है, वो भी बड़ा हेफाजत से नजर आएगा। तो यही सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो जो राइट है, वोकल कांग्रेसमैन, रिपब्लिकन माइनॉरिटी, वो क्या बोल रहे हैं कि आप ज्यादा इमिग्रेशन करवा रहे हो। जो डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि इल्हान उमार और अलेक्जेंड्रिया ओकासिया, ये क्या बोल रहे हैं कि आप कम कर रहे हो, आप ह्यूमन नहीं हो, आप इमिग्रेंट्स को यूएस में एंट्री नहीं मारने देना चाहते हो। तो जो बाइडेन बीच में फंसे हुए हैं। जो ट्रम्पियन अमेरिकन फर्स्ट बैटल क्राई थी ना नेटिव पॉपुलिज्म की, जो अमेरिका के खुद के लोग हैं जो चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो, हमारे रिसोर्सेज हमारे हों, उनके सामने भी बाइडेन को आंसरेबल होना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में बाइडेन कितना कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, और उसके प्रति यूएस के लोग कैसे जवाब देते हैं, ये सब चीज़ें आगे आने वाले समय में ही मालूम पड़ेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एलेइंग कंसर्न्स, पब्लिक ट्रस्ट इज अ की इंग्रेडिएंट टू सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए 392 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा चुकी है ग्लोबली, मतलब 39 करोड़ लोगों से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है ग्लोबली। किसने बोला ये, ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर नाम के एक पोर्टल ने ये बात बोली है, जिसमें से 9% वैक्सीन तो भाई देखिए इंडिया में ही दी गई है। ओके, मतलब 39 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी दुनिया में, जिसमें 9 करोड़ डोजेस तो इंडिया में ही दी गई है। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि कुछ रिपोर्ट्स यूरोप से निकल के आई हैं कि वो लोग जिनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी गई थी, उनमें कुछ ब्लड क्लॉट्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, मतलब कि जिनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन मिली है, कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स उनके खून में जम जा रहे हैं। इसके चलते बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना रोक दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ये जो 2 हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये बोलना है कि वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को देने में और इन ब्लड क्लॉट्स को डेवलप होने में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप वैक्सीन को देते रहो, वैक्सीन को मत रोको। अगर आप डेली बात करो यूएसए की, तो यूएसए में और किसी भी कंट्री में जनरली दिन में 1000 से 2000 ब्लड क्लॉट्स के केसेस देखिए आ ही जाते हैं। और वैक्सीन से, मतलब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से रिलेटेड अब तक जो टोटल ब्लड क्लॉट्स की खबर आई है, वो 40 ब्लड क्लॉट्स की खबर आई है। तो जब दिन में नॉर्मली जनरल पॉपुलेशन में 1000 से 2000 ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और 40 ब्लड क्लॉट्स आपकी वैक्सीन की वजह से आए हैं, तो इसके बेसिस पे आप पूरे के पूरे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को ही रोक दो, ये सही नहीं है। WHO और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का ये बोलना है कि वैक्सीनेशन को पूरी स्पीड से चलाते रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस स्पीड से पैंडेमिक फैल रहा है उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन का रेट कम नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन के रेट को अगर आप कम करते हो तो लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो टेम्परेरी हॉल्ट किया है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पे, क्या गारंटी है कि ये जो AZ, पाइफर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन है जिनका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है, इनके साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। आपको 40 ब्लड क्लॉट्स दिख गए एस्ट्राजेनेका में, तो आपने एस्ट्राजेनेका का एडमिनिस्ट्रेशन रोक दिया। AZ, फाइजर और मॉडर्ना में आगे आने वाले समय में और भी ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज निकल के आ सकते हैं और हो सकता है इनको भी एडमिनिस्टर करना बंद कर दिया जाए। देखिए वैक्सीनेशन की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ऐसी बहुत सी वैक्सीन आपको मिलेंगी जिनको पहले अप्रूव किया गया, सालों तक वो वैक्सीन लोगों को दी गई, ठीक है, सालों बाद उस वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशन सामने आए और फिर उस वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को बंद किया गया। हो ये रहा है कि कोविड-19 के चलते मौतें इतनी ज्यादा हो रही है ना कि वैक्सीन रिएक्शंस कम इंपॉर्टेंस लग रहे हैं। एक समय ऐसा था कि इटली, स्पेन, यूएस
इवन इंडिया में हालात इतने खराब थे कि रेगुलेटर्स ये सोच रहे थे कि जैसे तैसे करके वैक्सीन अप्रूव कर दो, ठीक है ना। हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे ड्रग और वैक्सीन के बीच का फ़र्क, जब एक आदमी बीमार होता है और उसको कोई दवाई दी जाती है तो दवाई देना ज़रूरी है क्योंकि उसकी हेल्थ को ठीक करना ज़रूरी है। वैक्सीन से ज़्यादा एफिशिएंसी की उम्मीद इसलिए रखी जाती है क्योंकि वैक्सीन आप एक हेल्दी इंसान को देते हो, ओके। और एक हेल्दी इंसान जो बिल्कुल ठीक है और वैक्सीन मिलने की वजह से उसमें कोई बीमारी आ जाए तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है, ओके। अगर आप बात करो एस्ट्राजेनेका के ट्रायल्स की, इंडिया में जब एस्ट्राजेनेका को अप्रूवल दिया गया, ओके, तो आप ये समझिए इंडिया में उस लेवल पे एस्ट्राजेनेका के ट्रायल्स नहीं हुए थे। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल्स हुए थे यूनाइटेड किंगडम में, और यूनाइटेड किंगडम में जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल्स हुए थे उस डाटा के बेसिस पे इंडियन रेगुलेटर्स ने एस्ट्राजेनेका को इंडिया में अप्रूवल दिया है। अब बात यहाँ पे ये है कि जब आप एक कंट्री में हुए ट्रायल्स के बेसिस पे अपने यहाँ पे अप्रूवल दे सकते हो तो उसी कंट्री में हुए एडवर्स रिएक्शन के चलते आप अपने देश में उस वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को रोक भी सकते हो। तो अगर एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड यूरोपियन कंट्रीज में न्यूज़ निकल के आ रही कि ब्लड क्लॉट्स डेवलप हो रहे हैं तो भारत सरकार को भी समझ में आना चाहिए कि इंडिया में भी लोगों में ब्लड क्लॉट्स डेवलप हो सके हैं, इसको रोक दो। अब बात यहाँ पे ये है, WHO यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी बोल रही है मत रोको। वैक्सीनेशन की जब बात की जाए तो वैक्सीनेशन में ट्रांसपेरेंसी और प्रॉम्प्ट डाटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पब्लिक ट्रस्ट को बनाने के लिए। किसी भी दवाई को इंसान तब खाएगा जब उस दवाई में लोगों का भरोसा होगा। अगर दवाई में लोगों का भरोसा नहीं है, इंसान उस दवाई को नहीं खाने वाला है। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है, जब आप वैक्सीन ले रहे हो आपको 100% ये बात श्योर होनी चाहिए कि वो वैक्सीन आपके ऊपर खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं डालेगी। अगर खतरनाक साइड इफेक्ट डालेगी तो आप उसको खाओगे नहीं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी डाटा होना जरूरी है। अब एस्ट्राजेनेका की बात तो मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे बात हो रही कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की वैक्सीन थी उसका प्रॉपर एफिशिएंसी डाटा नहीं था, उसके बाद भी उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, जब भी यूएस में कोई वैक्सीन लेता है और उस वैक्सीन के लगते उस पर्सन को कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग और तुरंत डाटा मेंटेन किया जाता है यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में। समझ गया बात को? मतलब कि अगर यूएस में किसी को वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ तो उसका डाटा तुरंत यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिलीज करता है। इंडिया में ये काम करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नेशनल कमिटी ऑन एडवर्स इवेंट्स को। लेकिन नेशनल कमिटी ऑन एडवर्स इवेंट ने एक भी सीरियस एडवर्स इवेंट आफ्टर इम्यूनाइजेशन के बारे में अपने पोर्टल पे अपडेट नहीं किया। मतलब हमारे देश में कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका के चलते कितने लोगों की तबीयत खराब हुई, उनको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए, इसकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है नेशनल कमिटी ऑन एडवर्स इवेंट्स पे। तो हम ये पता ही नहीं कर सकते हैं कि इंडिया में जो वैक्सीन दी जा रही है उसके क्या साइड इफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं। और इससे होता क्या है? इससे होता यह कि पब्लिक ट्रस्ट कम होता है। ठीक है भाई, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट पब्लिक ट्रस्ट है। तो अगर सरकारें प्रॉपर तरीके से लोगों को बताएं कि देखिए ये वैक्सीन का ये साइड इफेक्ट है, इस वैक्सीन को हमने इस बेसिस पे अप्रूवल दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में सरकार इसको क्लियरली बता नहीं रही है, और केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर में बहुत सी सरकारें इसको एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर रही हैं। तो आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। लुकिंग बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन, प्लेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इज नॉट अ पैनेशिया फॉर इंडियाज बैंकिंग सेक्टर होस्ट। रिसेंटली बजट सेशन में हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने ये बोला कि भैया हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रोएक्टिव लेवल पे प्राइवेटाइज करेंगे। क्या रीजन बताया गया? रीजन बताया गया कि भैया हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी को सुधारना चाहते हैं। ठीक है भाई। अब बात यहाँ पे ये है कि सरकार को ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो रिस्क कम होंगे, एफिशिएंसी आएगी। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बैंकरप्ट नहीं गए। 2008 की अगर सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस याद हो, मेरिल लिंच जैसे बैंकों के साथ जो हुआ, लेहमन ब्रदर्स जैसे बैंकों के साथ हुआ, याद हो तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट बैंक्स आर ऑल्सो प्रोन टू फेलियर। ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंक है तो वो फेल होगा ही होगा और प्राइवेट बैंक है तो वो फेल नहीं होगा। अगर प्राइवेट बैंक फेल नहीं होते हैं तो आज की डेट में, और प्राइवेट सेक्टर एंटिटी की बात हो रही है, आज की डेट में बैंकों में जो एनपीएस बढ़े हैं वो एनपीएस किसकी वजह से बढ़े हैं? कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की वजह से बढ़े हैं जिन्होंने उल्टे सीधे लोन उठा दिए और बाद में वो लोन नहीं चुका पाए। अब यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में बैंक नेशनलाइजेशन एक रेवोल्यूशन लेके आया। जब नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, वैसे मैं आपको बता दूं कि 1969 में 14 प्राइवेट बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ और 1980 में 6 प्राइवेट बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। अब इन
20 बैंकों के नेशनलाइज होने से पहले केवल एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, वो था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ज़्यादातर जब ये बैंक्स प्राइवेट थे तो वो कुछ लोगों को रिच और पावरफुल कर रहे थे। बाद में जब बैंकिंग सेक्टर नेशनलाइज हुआ तो भाई जॉब्स क्रिएट हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा जाना शुरू हुआ, पीएसएल के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, नाम सुना होगा आपने, पुअर को बेनिफिट हुआ। कहीं ना कहीं पहले वो इलाके जहाँ पे लोन नहीं दिए जाते थे वहाँ पे लोन दिए जाने लगे, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, एमएसएमई को लोन देना। पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एमएसएमई को इतना लोन नहीं देते थे। पोवर्टी एलिवेशन प्लान्स में पैसा निकला बैंकों से, रूरल डेवलपमेंट में, हेल्थ में, एजुकेशन, एक्सपोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वुमेन एम्पावरमेंट, स्मॉल स्केल और मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर की तरह बन के आए सरकारी बैंकों के सामने। हालांकि ये प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स केवल सरकारी बैंकों को नहीं, प्राइवेट बैंकों को भी दिए गए हैं। फिर कहीं ना कहीं इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ, अलग अलग इलाकों में इक्विटेबल ग्रोथ हो। कोई एक इलाका तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स ही ग्रो कर रहे हैं और बाकी इलाके पिछड़े हैं, ऐसा भी नहीं होने दिया। कहने का मतलब ये है कि जो बैंकिंग नेशनलाइजेशन का प्रोसेस है इसने इक्विटेबल ग्रोथ को यहाँ पे पुश दिया। अगर आप बात करो 1969 में रूरल इलाकों में केवल 1833 बैंक ब्रांचेस थी, लेकिन 1995 आते आते रूरल इलाकों में 33,000 से ज़्यादा बैंक ब्रांचेस हो गई हैं। और जितना ज़्यादा रूरल इलाकों में बैंक ब्रांचेस होंगी उतना ही ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज रूरल रीजन्स में लोगों को मिलेंगी। तो जोतेदार, मनी लेंडर्स, इस प्रकार के लोगों ने जो रूरल मासेस को परेशान कर रखा था वो थोड़ा कम हुआ, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है बट थोड़ा कम हुआ है। फिर जब बैंक नेशनलाइज हुए तो बैंकों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के वर्किंग कंडीशंस थोड़े अच्छे हुए, उनको थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिली, उनको सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा मिली, थोड़े और बेनिफिट्स ज़्यादा मिले। ओके, तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये व्हीकल्स बन के आए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के और डेवलपमेंट के। लोगों ने अपना पैसा सेव करना शुरू किया। आज की डेट में भी अगर आप लोगों से पूछो कि वो पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डालना चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, तो लोग बोलेंगे कि हम पंजाब नेशनल बैंक में पैसा डालना चाहते हैं चूंकि वो सरकारी बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कहीं ना कहीं इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया है। चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे ब्लू रेवोल्यूशन हो, चाहे डेयरी रेवोल्यूशन, चाहे दूध का रेवोल्यूशन हो, चाहे धानों का रेवोल्यूशन हो, चाहे मछलियों का, ओशंस का रेवोल्यूशन हो, कहीं ना कहीं इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शंस को पैसा देके इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करवाया है और हमारे देश की इक्विटेबल डेवलपमेंट को करने में मदद की है। तो जब इतना कुछ इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने दिया है तो सरकार इतना क्यों आमादा है इनको प्राइवेटाइज करने पे। एक और यहाँ पे फैक्टर्स दिया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फेवर में। ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया में घाटे में चल रही हैं। 2019-20 में जो ओवरऑल प्रॉफिट था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो था 1,74,390 करोड़। 2018-19 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फायदा था वो था 1,49,603 करोड़। तो कुल मिला के पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवरऑल घाटे में भी नहीं है, ये प्रॉफिट में भी है। तो जब ये प्रॉफिट में हैं तो इनको तो स्ट्रेंगन करने की जरूरत है, इनमें और कैपिटल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज डालने की जरूरत है। आप इनका डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो लेकिन प्रपोज्ड प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत है। थोड़ा बहुत डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 50% से ज्यादा शेयर सरकार के पास रहने चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल ही प्राइवेटाइज करने पर बाधा हो, एकदम ही स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने पर बाधा हो जहां पे सरकारी शेयर्स 50% से कम हो जाएंगे, ये सही नहीं है। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और प्लस ये भी बोला जा रहा है कि इतना बड़ा बैंक ब्रांचेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इतने सारे एसेट्स जो सरकारी एसेट्स हैं इनको आप प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में दे रहे हो, कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे रहे हो, क्या गारंटी है कि वो लोगों के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए काम करेंगे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट्स हमेशा प्रॉफिट मोड में काम करते हैं। तो अब तक जो कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल बैंकिंग सर्विसेज मिल रही थी कॉमन मैन को, वो मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन से अफेक्ट होने लगेगी। ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस आगे आने वाले समय में गिर सकती है। प्लस यहाँ पे ऑथर एक बात और बोल रहा है कि जो इतने एनपीएस बढ़े हैं ना बैंकिंग सेक्टर में, ये पूरी तरीके से इन बैंकों की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं इन बैंकों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर कहीं ना कहीं जो लोग डिफॉल्ट करते हैं वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कुछ खास कर नहीं पाती, उनकी सरकार के साथ बनती है तो इन विलफुल डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है। ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है, किसी ने 1,000 करोड़ का लोन लिया तो 400 करोड़ रुपए रिकवर हुआ, तो रिकवरी भी बहुत अच्छी नहीं थी। सरकार के नियम कानून इतने अच्छे नहीं थे कि रिकवरी ठीक तरीके से हो पाए। पब्लिक सेक्टर बैलेंस बैंक्स की बैलेंस शीट को बिगाड़ने में सरकार का और पॉलिटिशियंस का भी एक मेजर रोल रहा है। कहीं ना कहीं सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंकों के ऊपर बिल फाड़ देना ये सही नहीं है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। एक यहाँ पे जो ऑप्शन बता रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से काम करने के तरीके को सुधारने के लिए, वो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क लेके आइए
कि वो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लेते हैं और डिफॉल्ट करते हैं, इस कैटेगरी को क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी बनाया जाना चाहिए, उनको जेल में बंद करना चाहिए, उनकी सजा ज़्यादा होनी चाहिए। प्लस इन बैंकों के जो चेयरमैन हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नॉर्म्स ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया जाता है और पैसा रिकवर नहीं होता है, तो अगर ऐसा कोई पैसा जा रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सके उस पर्टिकुलर बैंक के एग्जीक्यूटिव। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के फेवर में बात कर रहे हैं ऑथर यहाँ पे। फाइनल रूट पे आ जाते हैं, गांधीयन फाइनल आर्टिकल पे आ जाते हैं, गांधीयन रूट इन म्यांमार। द स्वेलिंग सिविल रेजिस्टेंस इन द कंट्री सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव नॉन कॉलेंस। पहली बात तो यहाँ पे ऑंग सैंग सीकुई की बात कर रहे हैं ऑथर, इनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है भाई, नोबेल पीस प्राइज को ऑंग सैंग सीकुई ने क्या बोला कि भाई ये जो ऑप्रेस्ड और आइसोलेटेड है बर्मा में, ये केवल बर्मा के पार्ट नहीं, पूरी दुनिया के पार्ट हैं, ये बताता है मेरा नोबेल पीस प्राइज। लेकिन ऑंग सैंग सीकुई की अप्रोच को बाद में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। म्यांमार की आर्मी ने जिन रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार के अंदर मारा, उसकी तरफ एक ब्लाइंड आई कर दी ऑंग सैंग सीकुई ने। इसकी एक वजह यह बताई गई कि ऑंग सैंग सीकुई पॉलिटिकल रियलिज्म के हिसाब से काम कर रही थी। वो म्यांमार के अंदर रह के म्यांमार की मिलिट्री से पंगा नहीं ले सकती थी, बट एट द एंड उनका पंगा हो ही गया म्यांमार की मिलिट्री के साथ। अब म्यांमार की मिलिट्री जनता ने उनको हाउस अरेस्ट पे डाल दिया। हफ्तों से म्यांमार में नॉन वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट एक डेडली क्रैकडाउन हुआ है। मिलिट्री कूप हुआ था 1 फरवरी को और उसके बाद से ज़बरदस्त तरीके से इन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मारा जा रहा है। नॉन वायलेंट सिविल रेजिस्टेंस म्यांमार की पॉपुलेशन शुरू कर चुकी है, और ये जो नॉन वायलेंट सिविल रेजिस्टेंस शुरू किया है म्यांमार की पॉपुलेशन ने, ये काफ़ी हद तक गांधी जी के नॉन वायलेंस के कंसेप्ट की तरह ही है। गांधी जी का नॉन वायलेंट का कंसेप्ट, पीसफुल का कंसेप्ट, यही यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं कौन? म्यांमार के लोग। ठीक है, म्यांमार के लोगों का यहाँ पे क्या बोलना है? देखिए, इसको कंपेयर किया 2 चीज़ों के साथ, एक तो गांधी जी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत के साथ, और एक यूएस के जो मार्टिन ल्यूथर किंग थे ना, उनके अमेरिकन ड्रीम के सिद्धांत के साथ। प्लस थाईलैंड का जो थिर सिंगर फेल्यूट है फॉर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, इसको भी म्यांमार में इसकी काफ़ी बातचीत करी जा रही है। ओके, हालांकि ये अलग बात है कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बहुत सारी देश की कंट्रीज़ हैं, चाइना जैसी, रशिया जैसी, जो कि प्रोटेस्टर्स के प्रोटेस्ट को क्वेश्चन कर रही हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि म्यांमार के प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बात कर रही हैं, वो खुद कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है। उनको खुद ये डर लगता है कि कब उनकी आबादी उनके अगेंस्ट खड़े हो जाए, उनके रूल के अगेंस्ट खड़े हो जाए। तो कुल मिला के बस यही बातें यहाँ पे बोली गई हैं। कुछ गांधी जी की यहाँ पे कोट्स बताए गए हैं और म्यांमार की मिलिट्री की बात की गई है। ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे आर्टिकल में कि जो म्यांमार की मिलिट्री है ये स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर एक डर है कि उनका रूल ओवरथ्रो हो जाएगा। उस डर को दबाने के लिए ये कूप किया गया और लोगों को मारा जा रहा है। अब डिपेंड करता है म्यांमार के लोगों पे कि वो कब तक डरते हैं और कब तक ये मिलिट्री कूप सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि अगर म्यांमार को इस इम्ब्रोग्लियो से कोई निकाल सकता है तो वो म्यांमार के लोग हैं। ना यूएस की सरकार, ना कोई और सरकार कुछ कर सकती है। जो कर सकते हैं वो म्यांमार के लोग कर सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। एडिटोरियल एनालिसिस में कोशिश करूंगा जल्दी अपडेट करने को। अभी तो लगभग 10:15 पे आपको एडिटोरियल एनालिसिस मिल रहा है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 9 के बीच में इस एडिटोरियल एनालिसिस को लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।